तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन और क्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो मानव स्वास्थ्य के लिए ओजोन की वजह से हम लोग को क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑप्शन ए दिया है धूप से जलना यानी कि सनबर्न, तो ये भी होता है ओजोन की वजह से। ऑप्शन बी दिया मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद भी होती है। फिर त्वचा का कैंसर भी होता है, त्वचा का मुरझाना, ये चारों बीमारियां ओजोन की क्षय की वजह से होता है। तो इसलिए पराबैंगनी किरणों से, तो इस 1, 2 और 3 चारों हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। अगला को इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ओजोन अच्छे से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे धरती से टकराएंगी, जिससे हमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे कि धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। ये सारी बीमारियां पराबैंगनी किरणों के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि करकुमा लोगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है। तो साइंटिफिक नेम किस करकुमा लोगा किसका है। तो हल्दी का साइंटिफिक नेम है करकुमा लोगा। कुछ और भी नाम दिया देखिएगा। करकुमा लोगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम है, और जीरा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्यूमिनम साइमिन है। और लौंग का क्या वैज्ञानिक नाम है। तो देखिएगा दिया है सिजिगियम एरोमेटिकम, तो लौंग का वैज्ञानिक नाम सिजिगियम एरोमेटिकम है। जीरा का क्या है, तो क्यूमिनम साइमिन है। और धनिया का, तो धनिया का वैज्ञानिक नाम है कोरिएंड्रम साइटिवम। तो हल्दी का क्या नाम है साइंटिफिक नेम, तो देखिएगा करकुमा लोगा है। और जीरा का तो क्यूमिनम साइमिन है। और लौंग का तो सिजिगियम एरोमेटिकम है। धनिया का तो कोरिएंड्रम सटाइयम है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या का लगभग कितना % तक होता है। तो कितना % तक होता है, तो 50% तक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50%। इसका एक्सप्लेनेशन है, वयस्क मानव में सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि प्रत्येक कुल हाथ में 27 तथा पैर में 26 हड्डियां होती है। इस प्रकार के हाथ और पैरों की मिलाकर 106 हड्डियां होती है, जो सभी हड्डियों की कुल संख्या का 50% तक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B3 के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेलाग्रा विटामिन B3 नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। इसकी कमी से दस्त, त्वचा रोग और भ्रम की स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोबाल्मिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। तो कोबाल्मिन B12 का विटामिन वैज्ञानिक नाम है। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। और ये डेयरी उत्पादों से किससे प्राप्त होता है B12। तो मांस, अंडा, डेयरी उत्पादों से भी प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। रक्त के थक्का बनाने में विटामिन के प्रभावित होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का बन जाता है, जिससे इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। अगर इसकी कमी से व्यक्ति में ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे ब्लड बाहर जाने का खतरा बना रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। तो विटामिन के का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के का। प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का उपयोग किया जाता है। इस विटामिन के रुधिर स्रावी रोधी पदार्थ करते हैं। इसकी कमी से होने वाले व्यक्तियों में ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि रुधिर बनने का डर बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो अर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है। तो D2 का नाम है, विटामिन D2। विटामिन D2 को क्या कहते हैं। तो विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोलिक कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 और विटामिन डी वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन, आहार और अनुभविक रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है।
मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडा, जर्दी मतलब अंडों की जर्दी, मछली के तेल इत्यादि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की मात्रा संचित होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनाल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है और इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया है कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए दिया है रेटिनाल जीरोपैथलेमिया, ऑप्शन बी है टोकोफेराल बेरी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और साइनोकोबाल्मिन की कमी से रक्त अल्पता नामक बीमारी होती है। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल से रिकेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिएगा, रेटिनाल यानी विटामिन ए की कमी से जीरोपैथलेमिया रोग होता है और साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग होता है और विटामिन डी कोलिकैल्सिफेरॉल D3 और ऑर्गोकैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। जबकि बेरी विटामिन B1 की कमी से, थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरॉल से। टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 से किससे प्राप्त होता है, संतरे से। विटामिन डी कार्ड यकृत तेल से और विटामिन ई गेहूं और अंकुर तेल से और विटामिन के अल्फाफा से। तो इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूर्य का प्रकाश और यकृत तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है और गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। यानी कि विटामिन ई किससे प्राप्त होता है, तो गेहूं और अंकुर तेल से, और विटामिन डी तो सूर्य का प्रकाश और यकृत के तेल से। जबकि अल्फासा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है और संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन का एक महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन का नाम है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विटामिन B12 के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, यकृत, मछली, दूध, पनीर इत्यादि भी हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में कुल कितना परिणाम होता है, यानी कि कितने लीटर तक एक मानव के शरीर में रक्त पाया जाता है, एक वयस्क मानव के शरीर में, तो 5 से 6 लीटर लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर के रक्त की मात्रा लगभग भार की मात्रा से 7 से 8% होता है। यह एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के लगभग 1/13 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो ऑप्शन ए दिया है एथ्रियोमाइसिन, तो ये एंटीबायोटिक है। और ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ये तो एक प्रकार की हार्मोन्स है, इसलिए ये नहीं होगा, एंटीबायोटिक नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी दिया है पेनिसिलिन, तो ये भी एंटीबायोटिक है। और ये टेट्रासाइक्लिन, ये भी एंटीबायोटिक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सभी स्तनधारियों में पाए जाने वाले एक हार्मोन है जो कि मनुष्य के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पाया जाता है और इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि में इकट्ठा रहता है। नर का मादा के प्रति आकर्षण पैदा करने में इसकी विशेष भूमिका होती है।
इसलिए इसको लव हार्मोन्स भी कहते हैं, हाइपोथैलेमस को, जबकि एथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है 30 से 180 दिन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं, इस काल को उद्भव काल कहते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल लगभग 75 दिनों का होता है, लेकिन यह सीमा 30 से 180 दिनों तक स्विंग कर सकती है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है जो विषाणु से यानी वायरस से फैलती है, जो रक्त के द्वारा यह फैलता है। हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य लीवर और यकृत को संक्रमणित करता है। हेपेटाइटिस बी HIV वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। ऑप्शन ए समतलाकार, ऑप्शन बी है गुंबदाकार, तो ऑप्शन सी दिया है अभिलंबी, ऑप्शन डी दिया है तिर्यक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है कि गुंबदाकार हो जाता है जब हम लोग श्वसन नहीं करते हैं। ऑप्शन बी गुंबदाकार। वायुमंडल से शुद्ध वायु का हमारे शरीर में फेफड़ों तक पहुंचना और शुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को श्वास कहते हैं यानी ब्रीथिंग कहते हैं। यह क्रिया दो भागों में पूरी होती है, निःश्वसन और निःश्वसन। तो निःश्वसन में क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है, इसमें पसलियाँ और डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। बस गुदा का आयतन भी फिर से कम हो जाता है, इसके कारण फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। निःश्वसन के समय डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। ऑप्शन ए दिया है ओजोन, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्लीय वर्षा कराने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण प्रदूषण गैस मानी जाती है, स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करती है। सल्फर डाइऑक्साइड के अल्पकालीन जो भी मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों को जीवाश्म का अध्ययन है, ईंधन का दहन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसका प्रयोग करके हम लोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है तेल, ऑप्शन बी है मरहम, ऑप्शन डी DDT, ऑप्शन डी है गैम्बुसिया। तो गैम्बुसिया की वजह से हम लोग मच्छरों पर जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। गैम्बुसिया एक प्रकार की मछली है जो मच्छरों के जैविक नियंत्रण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बुसिया प्रजाति का उपयोग कई देशों में वेक्टर जनित रोगों के संचरण के लिए जांच के लिए जैव नियंत्रण उपाय के रूप में किया जाता है, यानी कि इन सबको पानी में छोड़ दिया जाता है। जो मच्छर के लार्वा होते हैं उसको ये सब समाप्त कर देती है गैम्बुसिया मछली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है। ऑप्शन ए दी है संधिवात, ऑप्शन बी है गुर्दे की विकृति। देखिएगा ऑप्शन सी क्या दिया है, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है श्वसन तंत्र की बीमारी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कर्वी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाती है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर को संतुलित रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवधारण ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें संगत होता है। तो RH कारक में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रक्त आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज किसने किया था,
तो लैंड स्टीनर और विनर ने रीसस नामक बंदर के रक्त में किया था। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, मतलब आरबीसी किस में नहीं पाया जाता है, तो केचुआ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो स्फिग्नोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फिग्नोमीटर रक्त दाब का मापक यंत्र है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती है, पहले को प्रकुचन दाब और दूसरे को प्रसरण दाब कहते हैं। समान तौर पर प्रकुचन दाब 120 मिली और प्रसरण दाब 180 मिली होती है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। यानी कि जो हमारे ब्लड का शुद्धिकरण करके जो शरीर से हमारे विषैले पदार्थ को यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धिकरण करता है और 1.5 लीटर यूरिन में तब्दील करता है, यानी कि चेंज कर देता है 1.5 लीटर यूरिन में। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार की प्रोटीन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार की प्रोटीन है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्मतम पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा हार्मोन्स है इसमें से, तो आरएनए दिया है, इन्वर्टेज दिया है, एस्कॉर्बिक एसिड दिया है, ऑप्शन सी इंसुलिन दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महिला सेक्स हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। ऑप्शन सी देखिए क्या दिया है, ऑप्शन सी दिया है इंसुलिन, ऑप्शन डी दिया है ऑक्सीटोसिन। तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन्स है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं में थीका इंटरनेट की संरचना से कोशिकाओं द्वारा यौन आरंभ से लेकर रज्जुवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होती है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियल होता है जिसमें नारी विकास हार्मोन्स कहते हैं। यह क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का होता है जिसमें स्तनों, दूध स्राव, गर्भाशय, योनि आदि का समुचित विकास शामिल है, यानी कि और ये विकास में सहायक होता है। यह द्वितीय लक्षण के विकास में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीटोसिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के 2 लक्ष्य उत्तक है जो स्त्रियों के गर्भाशय और इसके स्तन। जो शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दूध पान के समय स्तनों की पेशियों को सिकुड़ कर दूध उत्प्रेषण की बढ़ाने में काम करते हैं। दूध पालक अपनी गाय भैंसों में अधिक दूध स्राव प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगवाते हैं जिसे पिटोसिन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।